तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मोहनलाल झोपड़ी के पास चला गया। बूढ़ा मोहनलाल की ओर देखकर बोला, अरे तुम कौन हो? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था। रात हो गई है और ठंड भी बहुत है। क्या मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रह सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात। सुबह होते ही निकल जाना। मुझे अकेले रहने की आदत है। मोहनलाल ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात का समय था। बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में था, लेकिन मोहनलाल की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी हुई थीं। क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए। क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? मोहनलाल ने पक्षी से कहा, क्या तुम सच में मुझे धन दे सकते हो? अगर हाँ तो मुझे दिखाओ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो भी बोलो मैं वो दे दूंगा। अरे ये तो वास्तव में बोलता है। मतलब कि राक्षस सच कह रहा था। मैं इससे कुछ मांग कर देखता हूँ। देखो, मुझे 10 सोने के सिक्के चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और 10 सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अरे ये तो सच में बड़ी बात है। राक्षस ने बिल्कुल सही कहा था। कल जब राधा ये देखेगी तो बहुत खुश होगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं भी धनवान हो जाऊंगा और फिर किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ये पक्षी मेरी किस्मत बदल देगा। बस अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मोहनलाल गहरी थकान से सो गया था। वह खुश था कि कल सुबह वह अपने गांव वापस जाएगा और राधा को सब कुछ बताएगा। लेकिन वह बुरा आदमी पूरी तरह से सोया नहीं था। वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ये तो चमत्कारी पक्षी है, क्यों ना इसे चुरा लूं? ये मेरे बहुत काम आएगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने झोपड़ी के पीछे पक्षी को एक टोकरी में छिपा दिया। सुबह जब मोहनलाल जागा, वह पक्षी को न पाकर बुजुर्ग व्यक्ति से बोला, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। मोहनलाल को शक होने लगा। चुपचाप बताओ, मेरा पक्षी कहाँ है? अरे तो चला जा यहाँ से, मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। कोई पूछने भी नहीं आएगा। वह समझ गया था कि पक्षी बुजुर्ग आदमी के पास है, लेकिन मोहन बहुत कमजोर दिल का मालिक था। वह बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर डर गया और राक्षस के पास आ गया। ओ राक्षस, बाहर निकलो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो, तुमने मुझे धोखा दिया है। राक्षस तुरंत तालाब से बाहर आकर बोला, अब बताओ क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें वह चमत्कारी पक्षी दिया था जो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है। तो फिर तुम वापस क्यों आए? अरे क्या पक्षी दिया था? वह तो उड़ गया। मैं रात को सोया था। सुबह उठा तो पक्षी गायब हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? वह पक्षी तो अपने मालिक से अलग नहीं हो सकता था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला न कर सके। समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन चमकती अंगूठी आदित्य को दे दी। यह एक जादुई अंगूठी है जो अब तुम्हारी मिल्कियत है। इसकी खास ताकत से तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और जब चाहो तो उसे वापस भी ला सकते हो। यह शक्ति तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार हर हालात पर काबू पाने का मौका देगी। समझे? मोहनलाल उसी झोपड़ी में वापस लौट आया। दिल में कई विचारों के बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में यह सब सच है? क्या यह अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है? वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ और गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, सुनो, मेरा पक्षी वापस दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बुजुर्ग की यह बात सुनकर मोहनलाल ने अंगूठी से कहा, लालची बूढ़े को अभी पत्थर बना दो। मोहनलाल के ये कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह डर गया और कांपते हुए बोला, माफ कर दो, मैं लालच में आकर उसे चुरा लिया था। वह झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छुपा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मोहनलाल ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर उस टोकरी को खोल लिया। वह पक्षी वहीं था। मैं बताने ही वाला था कि वह बुजुर्ग क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो।
ऐसे ही अब पहले की तरह रघु खेत में जाता, गाजर की टोकरी भरकर ले जाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त अर्जुन उसे मिला। बताओ कैसे दिन चल रहे हैं? पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है, गाजर नहीं उगती, तो फिर अब ये गाजर कहां से लेकर आ रहे हो? दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यह भगवान का लगता है खुशकिस्मती का वरदान हुआ है। हाँ अर्जुन भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक जादुई गाजरों का पौधा लगा है, उसी से मैं गाजर लाता हूं। उसकी गाजर कभी खत्म ही नहीं होती। मैंने अपनी बेटी को वही गाजर खिलाई थी, तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई। ये सब भगवान का ही करिश्मा है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो रघु? मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूं तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में गाजर उग गई होंगी। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो अर्जुन भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूं। हाँ हाँ, चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो जादुई गाजर का पौधा। रघु अर्जुन को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। ये क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो मैं यहां से गाजर तोड़कर ले गया था, फिर पौधा कहां गायब हो गया? अरे रघु, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो? मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। चलो ठीक है, मुझे काम पर भी जाना है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अर्जुन चला गया। रघु कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर गाजर लेकर गांव में बेचने के लिए चल पड़ा। रात को वापसी पर रघु फिर से खेत पर आया पौधा देखने के लिए, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। रघु बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। वह अपने घर चला गया, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को रघु को सपना में वही साधु आए, जिन्होंने रघु से कहा, बेटा, वह पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वह पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। यह बात रहस्य रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से गाजर तोड़कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को न देख सकेगा, न गाजर तोड़ सकेगा। दूसरा, वो गाजर जो तुम तोड़ते हो आम गाजर नहीं है, उनमें जादुई शक्ति है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। रघु की अचानक आंख खुल गई। वह सारी बात समझ चुका था। वह तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। रघु ने टोकरी भरकर गाजरें तोड़ी और घर ले आया। पिताजी, ये गाजर यहाँ कहाँ से आ गई? क्या आप रात को इन्हें तोड़कर लाए थे? हाँ बेटी, अब से मैं रात को गाजरें तोड़कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। ऐसे ही 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। रघु ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि जमींदार को दिए जा सके। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन जब रघु गाजर बेचकर घर की तरफ आ रहा था, घर के बाहर भीड़ देखकर रघु भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? मुकेश साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका आखिरी समय चल रहा है। ये सुनते ही रघु को तुरंत अपनी बेटी पूनम की याद आ गई। तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसके पास एक गाजर बची हुई थी। उसने तुरंत जाकर वह गाजर मुकेश को खिला दी। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका आखिरी समय चल रहा है और तुम उन्हें ये गाजर खिला रहे हो? अरे कार्तिक भाई, ये कोई आम गाजर नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। रघु के गाजर खिलाते ही 10 मिनट बाद मुकेश बिल्कुल ठीक हो गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर रघु अपने घर वापस आ गया। अब रघु की गाजरों की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई रघु से गाजर लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, रघु जो गाजर बेचता है वो तो जादुई गाजर है। अगर कोई बीमार आदमी उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है।
गांव की उस ठिठुरती सर्द रात में, जहां पड़ोस के घरों से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं, वहीं रामलाल के घर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। रामलाल, जिसने कभी बड़े बड़े भोज में राजाओं की तरह 56 भोग परोसे थे, आज अपनी ही बहू की जली हुई और सख्त रोटियां निगलने को मजबूर था। किस्मत का खेल देखिए, जिस हाथ ने सबको खिलाया, आज वही हाथ कांप रहे थे। थाली को पैर से जमीन पर घसीटते हुए, लो निगल लो इसे, सारा दिन खटिया तोड़ते हो, कम से कम ये जली रोटियां तो खा ही सकते हो। और सुन लो बुढ़े, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आंगन चकाचक साफ मिलना चाहिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। तुम्हारी इस खांसी और मनहूसियत ने घर का सुकून छीन लिया है। बेटी, गला सूख रहा है। अगर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मिल जाता तो ये सूखी रोटी अंदर उतर जाती। गुड़ चाहिए इन्हें? अरे अपनी औकात देखिए। जब से मां गई है तुम हमारे सिर पर बोझ बन गए हो। सच तो ये है कि तुम्हें भी मां के साथ ही चले जाना चाहिए था। अब यहां हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो और नखरे ऐसे जैसे अभी भी किसी रियासत के रसोइये हो। बेटा, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन मैंने पूरे गांव को घी के लड्डू खिलाए थे। तुझे अपनी हथेलियों पर छांव देकर बड़ा किया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे काबिल बनाया था? तभी 7 साल का पोता गोलू दौड़ता हुआ आता है और रामलाल के गले लग जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों हैं। पापा, आप दादाजी को ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब मुझे डर लगता है तो यही दादाजी मुझे अपनी गोदी में सुलाते हैं। माँ, आपने इन्हें जली हुई रोटी क्यों दी? क्या आप मुझे भी बड़े होकर ऐसी ही रोटी दोगी? चुप कर गोलू, तू नहीं जानता, ये बूढ़े लोग सिर्फ परेशानी बढ़ाते हैं। जा अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। पापा, दादाजी बोझ नहीं है, ये तो हमारे घर का आशीर्वाद है। आप कहते हो ना कि ये आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, पर दादाजी ने तो मुझे बताया था कि ये घर और ये खेत उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। फिर ये आपके टुकड़े कैसे हुए? गोलू, तू छोटा है, बड़ों के बीच मत बोल। रामलाल का दर्द तो फिर भी खुले आसमान के नीचे था, जिसे हवाएं सहला देती थीं। पर नेकी राम की सिसकियां उन 4 दीवारों के पीछे दम तोड़ रही थीं, जिन्हें उसने खुद अपने पसीने से सींचा था। उसका बेटा पवन और बहू शीला ने उसे घर के पीछे एक ऐसे स्टोर रूम में फेंक दिया था, जहां कबाड़ और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ न था। उस अंधेरी कोठरी में नेकी राम का वजूद भी उस पुराने सामान जैसा हो गया था, जिसे अब कोई छूना नहीं चाहता। शीला, उफ, कितनी सड़ांध और बदबू आती है इस काल कोठरी से। पवन, कल इस बुढ़े के बर्तन एकदम अलग कर देना। मेरे बच्चों को सख्त हिदायत है कि इनके हाथ का छुआ पानी भी न पिएं, कहीं कोई बीमारी न लग जाए। और हाँ, आज इन्हें रात का खाना मत देना, सजा मिलनी चाहिए इन्हें। आज गलती से इन्होंने दीवान खाने के सोफे पर हाथ रख दिया था, सारा सोफा गंदा कर दिया। बेरहमी से कमरे के अंदर झांकते हुए, बिल्कुल सही कह रही हो शीला। पिताजी, आपकी वो पुरानी डायरी और वो टूटा हुआ चश्मा मैंने आज सुबह ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। अब आपको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत? आप बस इस अंधेरे कोने में पड़े रहिए और अपनी मौत का इंतजार कीजिए। हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। बेटा पवन, अपनी जवानी की एक एक पाई जोड़कर मैंने ये आलीशान घर बनाया था, ताकि तू और तेरे बच्चे सुकून से रह सकें। आज उसी घर का एक कोना मुझे नसीब नहीं। आज मुझे ही तू कूड़ा कह रहा है। जिस चश्मे से मैं तुझे पढ़ते हुए देखता था, उसे ही फेंक दिया। तभी नेकीराम की 6 साल की पोती पिंकी चुपके से कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल और अपनी टिफिन से बची